हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म किया था। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, और इस टॉपिक में जीओसी में जो हम कंसेप्ट्स ऑलरेडी सीख चुके हैं उसका यहां पर यूज होगा, तो उन कंसेप्ट्स को रेगुलरली आप रिवाइज करते रहिएगा। क्लियर? एक और चीज ध्यान रखिएगा कि आपको जब जो क्वेश्चन होमवर्क में अटेम्प्ट करने दिया जाए उसको उसी टाइम अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में नहीं दिया जाए उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन आगे वाले टॉपिक का हो, तो जब आपको जो क्वेश्चन दिया जाए उसको उसी टाइम अटेम्प्ट करेगा। क्लियर? अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें स्टार्टिंग में पता होना चाहिए, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है ऑर्गेनिक रिएक्शंस, और ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है एडिशन रिएक्शन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मेजरली हम ये 3 रिएक्शन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग जगह कवर करेंगे। अब अगर हम सबसे पहले बात करें कि एडिशन रिएक्शन होता क्या है, तो एडिशन रिएक्शन का जो बेसिक सा मीनिंग है उसको आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल से समझ सकते हो। यहां पर हुआ क्या है, ये सबस्ट्रेट इस रीजन के साथ जब यहां पर रिएक्शन कर रहा है तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि ये पाई बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो रहा है, और ये जो एक्स और वाई है वो यहां पर हमें ऐड होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे ही रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन, जिसमें आपको सबस्ट्रेट में कुछ ना कुछ वहां पर ऐड होता हुआ दिखेगा। और एडिशन रिएक्शन में एक और चीज जो आप आगे के लिए ध्यान रख सकते हो कि एक पाई बॉन्ड जो है ये आपका कन्वर्ट होता है किसमें, 2 सिग्मा बॉन्ड में। यहां पर ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ और यहां पर आपके 2 सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हुए, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्लियर? अब एडिशन रिएक्शन को भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसको हम EAR लिखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसको हम NAR लिखते हैं, एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जिसको हम FRAR लिखते हैं। और इनके बारे में जो डिटेल डिस्कशन होगा जब हम आगे इन रिएक्शंस को रिलेट करेंगे तब फिर इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए बस इतना आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि एडिशन का बेसिक मीनिंग यहां पर फ्रॉम रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन में। सेकंड टाइप का जो रिएक्शन है हमारा वो कैसा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो बेसिक मीनिंग है वो आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल से यहां पर समझ सकते हो। यहां पर आप क्या देखोगे, जब ये सबस्ट्रेट मान लीजिए इस रीजन के साथ यहां पर रिएक्ट कर रहा है तो यहां पर आपको इस सबस्ट्रेट में क्या दिख रहा है, ये जो X है यहां पर अगर आप प्रोडक्ट में देखोगे तो ये X रिप्लेस होकर यहां पर कौन आ गया, Y आ गया। या फिर मैं ये बोल सकता हूं इस Y ने इस X को यहां पर क्या कर दिया, रिप्लेस या फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया। और ऐसे ही रिएक्शन को जिसमें आपको इस तरीके का कुछ सब्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व हो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगेन सिमिलर टू एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज ESR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज NSR, एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज FRSR। अगेन इनके बारे में भी डिटेल डिस्कशन जब इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? थर्ड टाइप का जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। अगेन एलिमिनेशन रिएक्शन का जो मीनिंग है, जो बेसिक सा मतलब होता है वो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, वहां पर एक पाई बॉन्ड टूटता है और वो आपको 2 सिग्मा में कन्वर्ट होते हुए दिखता है। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पे जैसे उसका उल्टा हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ये जो X और Y का यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है ये आपको ब्रेक होता हुआ दिखेगा, और यहां पर कौन सा बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, पाई बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर 2 सिग्मा आपका किस में कन्वर्ट होता हुआ दिखता है, पाई में कन्वर्ट होता हुआ दिखता है। ये सबस्ट्रेट से ये X और Y एलिमिनेट होता हुआ दिखता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो ये 3 टाइप के बेसिक रिएक्शंस है और इसके बारे में आपको इतना आइडिया अभी होना चाहिए। क्लियर? अब अगर हम बात करें डिफरेंट चैप्टर्स की जो हम यहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म में कवर करेंगे, हम जो चैप्टर्स एक एक करके कवर करेंगे उसमें से पहला कौन सा होगा, हाइड्रोकार्बन्स, सेकंड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन्स, तीसरा एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, फोर्थ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड फिफ्थ अमीन्स। और ये चैप्टर्स अगर आप देखोगे तो ये बेस्ड ऑन NCERT है।
आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है वो 11th के एनसीईआरटी में है और जो रिमेनिंग चैप्टर्स हमने लिखा हुआ है वो 12th के एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। और इन चैप्टर्स को हम एक एक करके रिएक्शन मैकेनिज्म में कवर करेंगे। अब अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहला जो हम चैप्टर कवर करेंगे वो कौन सा होगा, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में भी इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे किसमें, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। और यहां पर अगर इसके साइड में आप देखोगे तो हमने क्या लिखा है, हम जो रिएक्शंस इन टॉपिक्स में कवर करेंगे वो हमने इसके साइड में यहां पर नोट किया है। एल्केन में कौन सा रिएक्शन आएगा, FR-SR का यूज होगा। अगेन एल्कीन एल्काइन में कौन से रिएक्शंस आएंगे, EAR, FR-AR इनका यूज होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कौन सा रिएक्शन कवर होगा, ESR कवर होगा। सिमिलरली जब हम डिफरेंट टॉपिक स्टडी करेंगे तो उसमें डिफरेंट रिएक्शंस को हम साथ में कवर करते चलेंगे, क्लियर। और एक एक करके इन टॉपिक्स को हम लेते चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक कौन सा होगा, हाइड्रोकार्बन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। अब जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया इसको भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे। डिवाइड किस तरीके से करेंगे, हाइड्रोकार्बन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आएगा, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स, और यहां पर हम इसके रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हमने फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इनको भी हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। पहले हम एल्केन देखेंगे, फिर हम एल्कीन देखेंगे, फिर हम एल्काइन देखेंगे और उसके बाद फिर हम बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन पर मूव करेंगे। अब जब हम एल्केन के भी बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसको किस तरीके से आगे स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन और उसके बाद हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। सिमिलरली एल्कीन का भी, एल्काइन का भी, और उसके बाद फिर बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। और यहां पर आप देख सकते हो लास्ट में जो हमने नोट कर लिखा है कि इस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हमारे कौन से रिएक्शंस कवर होंगे। इन दिस चैप्टर EAR दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, FR-AR फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, FR-SR free radical substitution reaction will be discussed, and in preparation of alkene and alkyne जब हम इसके प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे तो वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन का भी यूज होगा। तो हम इन रिएक्शंस को जब एक एक करके डिस्कस करेंगे तब फिर इनको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये तो था ओवरव्यू कि आगे हम इस रिएक्शन मैकेनिज्म को किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो अब हम मेन पार्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो कौन है, एल्केन। और एल्केन में भी यहां पर सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एंड देन विल मूव ऑन टू केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। अब यहां पर आप देखोगे तो हमने समराइज कर यहां पर ये रिएक्शंस लिखे हैं जिनको हम एक एक करके यहां पर कवर करेंगे। तो यहां पर टोटल कितने रिएक्शंस हमने लिखे हैं, 13 reactions, and these 13 reactions will be used in preparation of alkane। तो आप इन मेथड्स को जब पढ़ लोगे, जब इसको हम डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद जब भी आपको रिवीजन करना है तो आप सीधा इस पेज को यूज करोगे और यहां पर जो हमने 13 मेथड्स लिखे हैं इसको आपको डायरेक्टली देख के इन मेथड्स में कौन कौन से रिएजेंट यूज होंगे, इनके प्रोडक्ट किस तरीके से बनेंगे, इसको आप इस पेज को यूज करके इजीली रिवाइज कर सकते हो। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम किसको स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग दिस फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइन्स बाय हाइड्रोजनेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। तो यहां पर आप देख सकते हो पहला मेथड हमने क्या लिखा है, फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, और यहां पर बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ये जो वर्ड है हाइड्रोजनेशन, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कहां, जब हमने जीओसी में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ा था। अब यहां पर हमने क्या लिखा है, when alkenes and alkynes are completely hydrogenated in the presence of a metal catalyst, alkane is formed। यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। जब आप एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट, तो उस केस में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो एल्केन मिलता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। हाइड्रोजनेशन का जो सिंपल मतलब होता है, इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर आप देख सकते हो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हम यहां पर क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, क्लियर। अब यहां पर आप देख सकते हो हमने इस एरो के ऊपर क्या लिखा है, कैटलिस्ट लिखा है। अब ये जो कैटलिस्ट है ये हमें क्वेश्चन में जनरली कौन कौन से मिलते हैं, पहला अगर आप देखोगे तो हमने क्या लिखा है, पीडी पैलेडियम, साथ में
प्लैटिनम, तो या तो पैलेडियम हो सकता है या फिर प्लैटिनम हो सकता है। तो जब आप पैलेडियम को यूज करते हो या प्लैटिनम को यूज करते हो तो हम जो रिएक्शन है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर करवा सकते हैं। यहां पर हमें कोई हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट नहीं होता। लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट में यहां पे निकल को यूज किया तो अब यहां पर देख सकते हो कि ये जो टेम्परेचर है ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, यहां पर आपको रिएक्शन कराने के लिए हाई टेम्परेचर लेना होता है, नियरली 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब आप निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हो तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एक स्पेशल नेम हो जाता है और उस नेम को हमने यहां पर क्या लिखा है, सेबेटियर-सेंडेरेंस रिएक्शन। और ये कब होगा, जब आप निकल को यूज कर रहे हो एज अ कैटलिस्ट। क्लियर। थर्ड रिएजेंट हमने यहां पर या कैटलिस्ट हमने यहां पर क्या लिखा है, यहां पर हमने लिखा है रेने निकल एट रूम टेम्परेचर। रेने निकल भी जो होता है वो निकल का ही एक फॉर्म होता है बट इट इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू नॉर्मल निकल। और ये चीज आपको यहां पर कैसे ऑब्जर्व हो सकता है, यहां पर हमने क्या लिखा है, एट रूम टेम्परेचर। जब आप नॉर्मल निकल ले रहे थे तो उस केस में आप 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड लेना पड़ रहा था, लेकिन जब आप रेने निकल लेते हो विच इज अगेन अ फॉर्म ऑफ निकल, तो उस केस में आपका जो रिएक्शन है वो रूम टेम्परेचर पे ही होने लगता है। तो इनमें से कोई भी हमें एल्कीन के साथ H2 के साथ रिएक्शन में अगर मिले तो फिर उस केस में हम यहां पर हाइड्रोजनेशन कर देंगे और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो यहां पर हमें एल्केन दिखेगा। क्लियर। अब मान लीजिए सपोज अगर मैं क्वेश्चन बोलूं तो इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहां पर इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलता है। आपको यहां पर क्या लिख के दे दिया, आपको एक एल्कीन दिया, एल्कीन का रिएक्शन किसके साथ, H2 के साथ, और यहां पर आपको क्या लिख के दे दिया, निकल। तो जैसे ही आपको ये दिखे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है और हाइड्रोजनेशन में हमें क्या करना होता है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके क्या लगा दीजिए, H को यहां पर दोनों साइड ऐड कर दीजिए। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊं तो हमारा जो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा वो ये पाई बॉन्ड टूट चुका होगा और ये दोनों कार्बन पर क्या लग गया होगा, H का एडिशन हो गया होगा एंड दिस इज हाइड्रोजनेशन। क्लियर। तो ये हमारा पहला मेथड था प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट जो मेथड है उसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, यहां पर हम रिएक्शन किसका करा रहे हैं, एल्काइल हैलाइड का, किसके प्रेजेंस में, सोडियम, साथ में हम लेते हैं ड्राई ईथर और यहां पर भी आप देखोगे तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, एल्केन का। तो व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है एंड दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। क्लियर। अब यहां पर अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को एक हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर आप इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख दें, RX प्लस यहां पर अगर मैं सोडियम लिख दूं प्लस यहां पर अगर मैं फिर से RX लिख दूं, लेकिन इसको अगर मैं रिवर्स तरीके से लिख दूं तो यहां पर ये शॉर्ट तरीका यूज करके डायरेक्टली आप ये प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हो। कैसे, इस पर्टिकुलर पार्ट को यूज करके अगर मैं देखूंगा तो कौन सा पार्ट इससे बाहर हो जाएगा, यहां पर 2NaX बन जाएगा, यहां पर क्या बचा R, यहां पर क्या बचा R, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, RR बन जाएगा और यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है इस केस में। क्लियर। अब एक और चीज यहां पर सोचिए कि अगर मैं आपको यह बोलूं कि इस R में यहां पर एक कार्बन है, अगर इस R में यहां पर एक कार्बन होगा तो आपको यहां पर प्रोडक्ट में कितने कार्बन दिखेंगे, 2 कार्बन, क्योंकि एक यहां है तो एक यहां, ये दोनों मिलकर यहां पर कितने दिखेंगे, 2 कार्बन दिखेंगे। विच मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर प्रोडक्ट में जब आप वुड्स रिएक्शन की बात करोगे तो मिनिमम 2 कार्बन तो आपके प्रोडक्ट में होगा ही होगा। मिनिमम 2 कार्बन क्यों होगा, क्योंकि अगर आप इस R की बात करो ये मिनिमम 1 कार्बन तो होगा और अगर यहां पर मिनिमम 1 कार्बन है तो प्रोडक्ट में आपको मिनिमम कितने कार्बन दिखेंगे, 2 कार्बन दिखेंगे। और मिनिमम अगर 2 कार्बन यहां पर प्रोडक्ट में दिखेंगे तो वुड्स रिएक्शन का जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। मीथेन को आप इस प्रोसेस से नहीं बना सकते क्योंकि यहां प्रोडक्ट में कम से कम 2 कार्बन का सिस्टम क्रिएट होगा। तो ये एक पॉइंट इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे फास्ट आपका रिएक्ट कौन करता है, Ri, देन RBr, देन RCl एंड देन RF। और इसका जो रीजन है वो भी आप यहां पे बहुत इजीली समझ सकते हो। अगर आप इस प्रोसेस को यहां पर देखोगे तो यहां पे जो R और X का बॉन्ड है ये हमें ब्रेक होता हुआ दिखता है और RX का बॉन्ड जब आपको ब्रेक होता हुआ दिखता है तो इनमें से सबसे वीक RX का बॉन्ड कौन सा होता है, Ri का,
यहां पर जो आपका बॉन्ड है ये सबसे वीक होता है, और सबसे अगर वीक बॉन्ड है, ये सबसे अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड फास्ट ब्रेक होगा, आर आई का या आर एफ का? ऑब्वियसली आर आई का, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है सबसे फास्ट हमें कौन रिएक्ट करता हुआ दिखता है, आर आई, देन आर बी आर, देन आर सी एल, देन आर एफ। क्लियर? तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए एक और पॉइंट इसका देखते हैं। यहां पर हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, आप यहां पर देख सकते हो कि हमने यहां पर क्या यूज किया है, ड्राई ईथर को यूज किया है, जो यहां पर एक सॉल्वेंट का भी काम करता है। और नॉर्मली हमें लगता है कि हम बहुत जगह वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, बट यहां पर आप वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते। यहां पर हमें ईथर जो यूज कर रहे हैं इसका एक स्पेसिफिक रीजन भी है। तो यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, ड्राई ईथर इज यूज्ड बिकॉज इफ मॉइस्ट ईथर इज यूज्ड। मॉइस्ट ईथर का मतलब है, मॉइस्चर का मतलब है कि वहां पर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो अगर यहां पर वाटर आ गया या मॉइस्चर आ गया तो क्या होगा, इफ मॉइस्ट ईथर इज यूज्ड देन एल्कोहल विल बी फॉर्म्ड। यहां पर आपका एल्केन नहीं बनेगा। अगर आपका मॉइस्चर आ गया तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट है वो हमें फाइनली क्या दिखने लगेगा, एल्कोहल दिखने लगेगा। कैसे? सबसे पहले अगर हम बात करें तो होता क्या है, अगर आप यहां पर वाटर ले लोगे तो जो आपका सोडियम है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaOH प्लस हाफ H2। यहां पर हाइड्रोजन गैस का इवॉल्वमेंट होगा। और अगर आप रिकॉल करो तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी जीओसी में कवर कर चुके हैं। कहां? हमने रिएक्शन विद सोडियम एक टॉपिक पढ़ा था, और वहां पर हमने क्या लिखा था, एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया या फिर अमीन्स, वो आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करके H2 गैस इवॉल्व करते हैं। एंड वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया, तो ये भी क्या करेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या इवॉल्व कर देगा, H2 गैस इवॉल्व कर देगा। और यहां पर साथ में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। क्लियर? अब यहां पर हुआ क्या, ये जो NaOH बना ये हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, OH माइनस। और OH माइनस हमें पता है ये क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, और अगर ये एक न्यूक्लियोफाइल है तो ये रिएक्ट करने के लिए कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढेगा। अब आप अगर बात करो इस RX में, इस RX में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा, इस R और X में X बिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पर डेल्टा माइनस और यहां पर डेल्टा प्लस डेवलप होगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहां अटैक करने की कोशिश करेगा, जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर दिख रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कौन सा है, R। तो ये जो OH माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कहां अटैक करता है, इस R पर। जब ये OH माइनस इस R पर अटैक करेगा, इस कार्बन के अभी तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, ये एक और एडिशनल बॉन्ड यहां पर क्रिएट नहीं कर पाएगा। और अगर इसको यहां पर बॉन्ड फॉर्म करना है तो इसका वन ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटना पड़ेगा। अगर एग्जिस्टिंग बॉन्ड नहीं टूटा तो नया बॉन्ड भी फॉर्म नहीं होगा। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटता है, ये R और X का बॉन्ड टूटता है, और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके निकल जाता है, X। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जब भी एक एटम पर शिफ्ट होता है, उस एटम पर कौन सा चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो जब ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, यहां पर जो आपको प्रोडक्ट दिखेगा वो कौन सा, ROH। और ये बॉन्ड टूट के ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके निकल गया, X। और X किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, X माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। और यहां जो प्रोडक्ट हमें दिखने लगेगा वो एल्कोहल दिखने लगेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर वुड्स रिएक्शन में मॉइस्चर आ गया तो उस केस में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कौन बनेगा, एल्कोहल, और ना ही एल्केन। तो ये पॉइंट हमें यहां पर पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब अगर हम बात करें वुड्स रिएक्शन के मैकेनिज्म की, कि यहां पर वुड्स रिएक्शन एक्चुअली होता किस तरीके से है, तो यहां पर आप देखोगे हमने 2 मैकेनिज्म लिखा है। पहला मैकेनिज्म के पास क्या लिखा है, फ्री रेडिकल। दूसरा मैकेनिज्म के पास क्या लिखा है, आयनिक। वुड्स रिएक्शन में दोनों ही मैकेनिज्म जो होता है ये पॉसिबल होता है। दोनों ही मैकेनिज्म के लिए एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस है वो सपोर्ट करता है। तो हम इन दोनों मैकेनिज्म को देखते हैं कि इन दोनों को यूज करके किस तरीके से प्रोडक्ट क्रिएट होता है। लेकिन इस मैकेनिज्म को समझने से पहले एक जो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए वो इससे रिलेटेड होना चाहिए, और ये भी हम जीओसी में सीख चुके हैं। जब हम कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो यहां पर इसके 3 बॉन्ड बने होते हैं, और इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। जब मैं कार्बन फ्री रेडिकल की बात करता हूं तो यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। और जब मैं कार्बोनाइन की बात करता हूं, C पे नेगेटिव, मतलब उसके पास तो एक लोन पेयर होता है और इसके 3 बॉन्ड बने होते हैं, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर होते हैं। अगर मैं आपको यह बोलूं कि मैंने पॉजिटिव चार्ज को, C पर जो पॉजिटिव था उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अगर मैं इस पॉजिटिव पर 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आना, और 7 इलेक्ट्रॉन आना मतलब क्या क्रिएट होना, एक रेडिकल क्रिएट होना।
अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन से उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता हूं तो वो पॉजिटिव से आपको क्या चार्ज में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, नेगेटिव में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। और इसी का जो यूज है वो हम यहां पे करेंगे। क्लियर। अब इसका यूज कैसे करेंगे, चलिए उसको समझते हैं। मान लीजिए अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो फर्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म में होता क्या है, सोडियम जो है इट इज अ मेटल, और मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का। तो सोडियम कन्वर्ट होता है Na+ और ये क्या लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर लूज करता है। तो फर्स्ट स्टेप इज Na कन्वर्टिंग टू Na+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, Rx एक्सेप्ट करेगा। अब Rx में भी कौन सा पार्ट इसको एक्सेप्ट करेगा, अगर आप देखोगे तो इस X पे डेल्टा माइनस आएगा, अगेन इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इस R पे क्या डेवलप होगा, डेल्टा प्लस। तो डेफिशिएंट पार्ट कौन सा है, ये R, क्योंकि इस पे डेल्टा प्लस डेवलप हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का भी टेंडेंसी किसका होगा, इस R का ही होगा, क्योंकि ये आपका डेफिशिएंट पार्ट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो कौन करेगा, ये R एक्सेप्ट करेगा। किस तरीके से, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, किस फॉर्म में ब्रेक होगा, R+ और X- में। X- जो है वो तो हमें यहां पर दिख गया, यहां पर क्या बनता, R+ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर गया तो क्या बन जाएगा, रेडिकल। C+ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बन जाएगा, रेडिकल। तो जब ये R+ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। और इसलिए हमें ये आइडिया होना चाहिए। अब सिमिलरली अगर मैं इस प्रोसेस को रिपीट करूं तो मैं अगर इस प्रोसेस को रिपीट करूंगा तो मेरे पास एक और R रेडिकल ऐसा ही क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो दो R रेडिकल बनेगा, R रेडिकल, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या क्रिएट कर देंगे, R क्रिएट कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से क्या बना देंगे, एक बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, और यहां पर फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्केन प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर। तो दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब अगर हम बात करें कौन से मैकेनिज्म की, आयनिक मैकेनिज्म, तो यहां पर भी सिमिलर प्रोसेस चलता है, बट डिफरेंस को यहां पर एनालाइज करें कि हुआ क्या है। यहां पर क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप में हमने सोडियम लिया, सोडियम यहां पर हमने सिंगल मोल की जगह कितने मोल लिए, 2 मोल। अगर मैं 2Na लूंगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, 2Na+ में, और साथ में क्या रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अगेन ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज कर रहा है इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं सिमिलर कंसेप्ट यूज कर सकता हूं, इस X पे डेल्टा माइनस, इस R पे डेल्टा प्लस। तो अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी कौन रखेगा, ये R। ये बॉन्ड किस फॉर्म में टूटेगा, R+ और X- के फॉर्म में। इस R+ के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर प्लस के पास 2 इलेक्ट्रॉन गए तो उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होता हुआ दिखेगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता हुआ दिखेगा। तो जैसे ही आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ, R+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, R- में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर जो आपका X था वो X- के फॉर्म में आपको दिखने लगेगा। क्लियर। अब जब हम इस R- की बात करते हैं तो ये R- फर्दर किसके साथ रिएक्ट करता है, एक और मोल Rx के साथ रिएक्ट करता है। कैसे, ये R पे नेगेटिव चार्ज है, और R पे नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि ये कैसा बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल जैसा। और न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करने के लिए क्या ढूंढेगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढेगा। इस Rx में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, अगेन इस R पे प्लस डेवलप हो रहा है, इस X पे माइनस। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये नेगेटिव जो है इस पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव जब इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए, ये फर्दर और बॉन्ड क्रिएट नहीं कर सकता अनलेस इसका कोई एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटे। तो जब ये इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगेंगे, तो ये X यहां से बाहर हो जाएगा, और X किस फॉर्म में बाहर होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होगा। इसलिए ये X किस फॉर्म में बाहर हो रहा है, X- के फॉर्म में। और इस R और इस R के बीच में यहां पर क्या क्रिएट हो गया, एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो इसमें भी आप देख सकते हो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, RR। और अगर आप इस मैकेनिज्म से भी जाओगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या बनता हुआ दिखेगा, RR ही बनता हुआ दिखेगा। तो दोनों ही मैकेनिज्म से हमारा फाइनल आंसर जो है वो सेम आता है, बट हम क्वेश्चंस के लिए जो मैकेनिज्म यूज करेंगे वो कौन सा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही जाएंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए हम बार बार मैकेनिज्म को यूज नहीं करेंगे। इसका एक सिंपल शॉर्टकट मेथड है जिसको हम यूज करके हर क्वेश्चन जो वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड होगा उसको अप्रोच कर सकते हैं। कैसे, अगर आप यहां पर देखो कि मुझे इसका प्रोडक्ट डायरेक्टली बनाना है तो सिंपली क्या करो, R और X के बॉन्ड को ब्रेक करो। R और X के बॉन्ड को ब्रेक करके R पर क्या क्रिएट कर दीजिए, रेडिकल। सिमिलरली एक और ऐसा रेडिकल बना लीजिए।
तो हम दो रेडिकल क्रिएट करेंगे, किसको बॉन्ड को ब्रेक करके, Rx को बॉन्ड ब्रेक करके दो सिमिलर रेडिकल क्रिएट कर लीजिए और इन दोनों रेडिकल के बीच में क्या बना दीजिए, बॉन्ड बना दीजिए। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहां पर क्रिएट हो जाएगा। तो आप देखोगे तो हमने फाइनली क्या हमने यही तो किया, हमने यहां पर R रेडिकल बनाया और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया। लेकिन हम इतना मैकेनिज्म से क्यों जाएंगे जब हम एक लाइन में यहां पर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आगे से जब भी वुड्स क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हम इसका ही यूज करेंगे, बॉन्ड तोड़ के रेडिकल क्रिएट करेंगे और उन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म करके सीधा हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको क्रिएट कर देंगे। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को हम देखते हैं। यहां पर हमने नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा है, वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ unsymmetrical alkane because in preparation of unsymmetrical alkane mixture of products is formed which cannot be easily separated। अब यहां पर जो वर्ड है वो हमने क्या यूज किया, अनसिमेट्रिकल एल्केन। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि सिमेट्रिकल एल्केन क्या होता है और अनसिमेट्रिकल एल्केन क्या होता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल से रिलेट करूं, मान लीजिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये इथेन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, तो इसको देखने का जो तरीका है वो ये है कि कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए, जो आपका मन करे। यहां पर तो एक ही बॉन्ड है तो हम इसी को ब्रेक करके देखेंगे। कोई भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड को आप बीच से ब्रेक करिए। बीच से ब्रेक करने के बाद ये चेक करिए कि जो दो साइड बन रहे हैं क्या वो दो साइड आपको दिखने में सेम लग रहे हैं। अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करूंगा तो इस साइड और इस साइड, ये दोनों ही साइड मुझे कैसे दिख रहे हैं, आइडेंटिकल। अगर आपको दोनों साइड सेम दिखे इसका मतलब वो एल्केन कैसा है, सिमेट्रिकल एल्केन है और ये हमारे लिए यहां पर सिमेट्रिकल का मीनिंग होगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर हमने क्या लिखा है, सिमेट्रिकल, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, इवन नंबर ऑफ कार्बन। यहां पर टोटल कितने कार्बन है, दो, दैट इज इवन नंबर ऑफ कार्बन। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो यहां पर हमने एक और एग्जांपल लिया, ये किसका है, ब्यूटेन का। अगर मैं आपसे ये पूछता कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं है, इसमें भी सोचिए। अगर मैं इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करके देखूं तो ये जो राइट वाला हिस्सा है और ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ये हमें एग्जैक्टली कैसा दिखेगा, सेम, और इसी को हम बोल रहे हैं कि ये आपका कैसा, सिमेट्रिकल। अगर आपने इस बॉन्ड को ब्रेक करके देखा होता तब ये साइड और ये साइड आपको सिमेट्रिकल नहीं दिखता, दोनों एक जैसा नहीं दिखता। लेकिन अगर आपको कोई भी बॉन्ड ब्रेक करके अगर ऐसा हिस्सा क्रिएट हो गया कि राइट वाला और लेफ्ट वाला हिस्सा आपको सेम दिखने लगा तो हम उस एल्केन को सिमेट्रिकल बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, इसको देखिए, प्रोपेन। क्या प्रोपेन को आप सिमेट्रिकल बोल सकते हो? अगर आप इसमें इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करोगे तो यहां पर अगर मैंने तोड़ा तो ये जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है क्या वो आपको सेम दिख रहा है? नहीं, यहां पर एक कार्बन है और यहां पर दो कार्बन है, तो मैं इसको सिमेट्रिकल नहीं बोल सकता। अगर आप इसको यहां से भी ब्रेक करके देखते तो भी सेम कंडीशन होता, राइट साइड आपको एक कार्बन दिखता, लेफ्ट साइड दो कार्बन, तो भी मैं उसको सिमेट्रिकल नहीं बोल सकता। तो जब हम प्रोपेन की बात करते हैं तो प्रोपेन आपका अनसिमेट्रिकल एल्केन है और यहां पर जो नंबर ऑफ कार्बन्स है वो कैसे है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स है। क्लियर? चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करूं, ये स्ट्रक्चर किसका है, आइसोब्यूटेन का। आइसोब्यूटेन क्या सिमेट्रिकल है? यहां पर किसी भी बॉन्ड को ब्रेक कर चेक करिए, क्या दोनों हिस्सा जो बन रहा है वो आपको सेम दिख रहा है? यहां पर सपोज मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये दोनों जो हिस्सा है ये आपको सेम नहीं दिखेगा। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता तो अगेन ये दोनों जो हिस्सा है वो मुझे सेम नहीं दिखेगा। अगर मैं सपोज इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता तो ये जो हिस्सा है और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मुझे सेम नहीं दिखता। तो आप किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करके देखिए, अगर कहीं भी दोनों साइड आपको सेम दिख गया उसका मतलब उसको आप क्या बोल सकते हो, सिमेट्रिकल एल्केन बोल सकते हो। बट आइसोब्यूटेन जो है इट इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल और यहां पर कितने नंबर ऑफ कार्बन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन है। विच मीन्स यहां पर एक जो कंक्लूजन है वो आप आगे के लिए ध्यान रख सकते हो। अगर कहीं आपको ऑड नंबर ऑफ कार्बन दिख रहा है एक नॉर्मल एल्केन सिस्टम में तो वो आपका कभी सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एन एल्केन्स में जो होगा वो आपका अनसिमेट्रिकल ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें इवन नंबर ऑफ कार्बन्स की तो इवन नंबर ऑफ कार्बन्स में ऐसा हो सकता है कि वो सिमेट्रिकल है, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका अनसिमेट्रिकल है। लेकिन ऑड के बारे में तो मैं बोल सकता हूं कि वो आपका अनसिमेट्रिकल ही होगा जब भी आपको ऐसा कोई सिस्टम मिलेगा। और वुड्स का जो स्टेटमेंट है वो हमने क्या लिखा है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन, और इसका जो मीनिंग है वो अभी तक ये था। अब अनसिमेट्रिकल एल्केन को हम वुड्स के थ्रू ये क्यों बोलते हैं कि इट इज नॉट सुटेबल, चलिए उस पॉइंट को हम यहां पे समझते हैं और इसको हम दो तीन एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं और यहां पर आपको सिंपल दिखेगा कि एल्काइल हैलाइड है, सोडियम है, ड्राई ईथर है, मतलब रिएक्शन कौन सा है, वुड्स रिएक्शन।
अब इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया हम उसी को यूज करेंगे। कैसे? इस RX के बॉन्ड को ब्रेक करिए, इसको बॉन्ड को ब्रेक करके क्या क्रिएट करिए? रेडिकल। एक और सिमिलर रेडिकल क्रिएट करिए, 2 रेडिकल क्रिएट करके इन दोनों के बीच में क्या बना दीजिए? बॉन्ड बना दीजिए। तो यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इथेन। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? अगर एक और एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर मुझे यहां पर क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है। अगेन वुड्स रिएक्शन है, सिमिलर तरीका, इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, इस बॉन्ड को ब्रेक कर कितने रेडिकल बनाने हैं? 2 रेडिकल बनाने हैं। तो हमने यहां पर 2 रेडिकल क्रिएट कर दिए। 2 रेडिकल क्रिएट कर क्या करना है? इन दोनों के बीच में क्या बना देना है? बॉन्ड। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दूंगा तो यहां पर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH3, विच मीन्स यहां पर हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो ब्यूटेन बनेगा। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया, अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम एक ही एल्काइल हैलाइड ले रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या है? हमने 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिया है। तो इसको अगर मैं नॉर्मल तरीके से सोचूं, अगर मेरे पास सिर्फ ये एल्काइल हैलाइड होता तो हम क्या करते? इस बॉन्ड को तोड़ते, यहां पर 2 रेडिकल बनाते और 2 रेडिकल बनाने के बाद इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं। और इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड क्रिएट होता तो प्रोडक्ट क्या हमें दिखता? इथेन दिखने लगता। क्लियर? अब अगर मैं सोचूं कि मेरे पास सिर्फ ये एल्काइल हैलाइड होता तो क्या होता? यहां पर भी हम क्या करते हैं? बॉन्ड तोड़ते, बॉन्ड तोड़ के क्या क्रिएट करते? रेडिकल। कितने रेडिकल बनाते? 2 रेडिकल। और इन दोनों के बीच में भी हम बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं और यहां पर क्या हमें प्रोडक्ट दिखता? ब्यूटेन दिखता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिया, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है उसमें और पॉसिबिलिटी भी आने लगता है। कैसे? हमने इन 2 रेडिकल को कंबाइन किया, हमने इन 2 रेडिकल को कंबाइन किया, लेकिन सिंस ये एक ही सिस्टम में है तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो रेडिकल है वो इस रेडिकल से कंबाइन करे। अगर ये रेडिकल इस रेडिकल से कंबाइन करेगा तो यहां पर इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? प्रोपेन हमें प्रोडक्ट में भी ऑब्जर्व होगा। तो जब हम मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो यहां पर हमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्जर्व होते हैं। 3 डिफरेंट कौन कौन से? अगर इनको कंबाइन करता तो इथेन, अगर इनको कंबाइन करता तो ब्यूटेन, लेकिन अगर ये क्रॉस में आपस में कंबाइन हुए तो क्या बनेगा? प्रोपेन यहां पर बनेगा। क्लियर? तो when 2 different alkyl halides are taken as reactant in Wurtz reaction, mixture of products is obtained. क्लियर? अब यहां पर ये तीनों केस में हम वर्ड यूज करें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की। अगर मैं ये पहले प्रोडक्ट की बात करूंगा, ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, आप यहां पर देख सकते हो कि अगर मैं यहां पर इस बॉन्ड को यहां पर इस तरीके से ब्रेक करूं तो मुझे दोनों साइड सेम दिख रहा है, सिमेट्रिकल है। अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं, ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा दोनों साइड मुझे सेम दिख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल। अगर मैं इनमें प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इथेन सिमेट्रिकल, ब्यूटेन सिमेट्रिकल, बट ये जो यहां पर प्रोपेन बना क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं। अगर आप इसको बॉन्ड ब्रेक करोगे तो दोनों साइड हमें सेम नहीं दिख रहे, विच मीन दिस इज अनसिमेट्रिकल इन नेचर। क्लियर? अब हमने जो स्टेटमेंट लिखा था वो हमने क्या लिखा था कि वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन, बिकॉज जब आप अनसिमेट्रिकल एल्केन को बनाने की कोशिश करते हो इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं और इन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने में डिफिकल्टी आने लगता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। और इसको बनाने के लिए आपको 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड भी यूज करना पड़ेगा, तभी आपका अनसिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। और जब आप 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड को यूज करोगे तो वहां पर 100% मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ही आपको ऑब्टेन होगा। लेकिन इन केस में आप देख सकते हो कि सिमेट्रिकल एल्केन जो है ये आप इजीली बना सकते हो, यहां पर आपको 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। और यही हमारा उस पॉइंट का मतलब था जो हमने पिछले यहां पर स्लाइड में लिखा था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं और यहां पर अगेन हमें प्रोडक्ट क्रिएट करना है, शॉर्ट तरीका क्या करना है? इस RX के बॉन्ड को ब्रेक करिए, ब्रेक कर यहां पर क्या क्रिएट करना है? रेडिकल। और ऐसे कितने रेडिकल क्रिएट करने हैं? 2। तो मान लीजिए मैंने 2 रेडिकल क्रिएट किया और इन दोनों रेडिकल में आपस में ज्वाइन करके क्या बना दीजिए? एक बॉन्ड यहां पर बना दीजिए। तो ये दोनों रेडिकल मिलकर एक बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे तो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट है वो हमें ये दिखेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया, रिएक्शन किसके साथ? सोडियम ड्राईथर के साथ। सिंपल तरीका, सेम तरीके को बस हमें फॉलो करना है। R और X जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करिए
और ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इस R वाले हिस्से में क्या लगा दीजिए, रेडिकल। और ऐसे हमें कितने रेडिकल बनाने, 2 रेडिकल। तो यहां पर आप देख सकते हो हमने 2 रेडिकल बनाए, लेकिन इन 2 रेडिकल को हमने इस तरीके से लिखा है ताकि आप इजीली इनके बीच में क्या क्रिएट कर सको, एक बॉन्ड को क्रिएट कर सको, इसलिए हमने इसको ऑपोजिट साइड में लिख के रखा है। और यहां पर हम इजीली इन दोनों के बीच में क्या बना सकते हैं, बॉन्ड। और इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें इस तरीके से दिखेगा। क्लियर। तो वुड्स के प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप ये सिंपल तरीका यहां पर यूज कर सकते हो। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पर नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन किस टाइप के सिस्टम में होता है, उसके लिए हमने क्या लिखा है, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डाइहैलाइड सिस्टम। डाइहैलाइड सिस्टम का मतलब क्या है, जब आपको यहां पर 2 हैलाइड कंपोनेंट एक ही मॉलिक्यूल में दिखे तो उसको हम डाइहैलाइड सिस्टम बोल रहे हैं। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसको हम कैसे अप्रोच करते थे, मेरे पास एल्काइल हैलाइड होता था और इसके हम कितने मोल लेते थे, 2। इसका शॉर्ट तरीका क्या था, इस बॉन्ड को ब्रेक करके हम क्या करते थे, 2 रेडिकल क्रिएट करते थे और इन दोनों के बीच में यहां पर बॉन्ड क्रिएट करते थे। लेकिन यहां पर हमें 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड का रिक्वायरमेंट होता था। लेकिन जब आप इस मॉलिक्यूल की बात करोगे, क्या इसी एक मॉलिक्यूल में हमें 2 एल्काइल हैलाइड यहां पर पार्ट विजुलाइज हो रहा है। अगर मैं यहां पर देखूंगा तो ये एक एल्काइल हैलाइड का पार्ट मुझे दिखेगा, अगर मैं यहां पर देखूंगा तो मुझे ये एक एल्काइल हैलाइड का पार्ट दिखेगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 मॉलिक्यूल्स, मेरे एक ही सिस्टम में यहां पर कितने रेडिकल्स क्रिएट हो सकते हैं, 2 रेडिकल क्रिएट हो सकते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं, शॉर्ट तरीका, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ के ये जो R वाला हिस्सा है इसमें हम क्या बनाते हैं, रेडिकल। तो मुझे ऐसा 2 रेडिकल क्रिएट होता हुआ दिखेगा। क्लियर। और ये जो 2 रेडिकल क्रिएट हुआ ये आपस में ही रिएक्ट कर कर यहां पर क्या क्रिएट कर देगा, एक बॉन्ड क्रिएट कर देगा और हमें ये फाइनल प्रोडक्ट दिखने लगेगा। और इंट्रामोलिकुलर जो रिएक्शन है वो आपका इंटरमोलिकुलर रिएक्शन के कंपैरिजन में फास्टर होता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे ऐसे ही मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन नहीं करता जो हम प्रीवियस केस में करते आ रहे। यहां पर ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्ट करके एक रिंग का फॉर्मेशन कर देगा एंड दिस रिएक्शन इज इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। और इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन में हमने क्या लिखा है, इट सपोर्ट्स 3 to 6 मेंबर्ड साइक्लाइजेशन। ये कौन सा मेंबर्ड रिंग बना, 3। तो इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन में हमें 3 से 6 मेंबर्ड रिंग यहां पर फॉर्म होता हुआ दिखता है। क्लियर। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्या इसमें भी हमें 2 हैलाइड कंपोनेंट यहां पर दिख रहा है, हाँ। तो अगर इसमें भी हम वुड्स रिएक्शन करेंगे तो यहां पर भी कैसा रिएक्शन परफॉर्म होगा, इंट्रामोलिकुलर। शॉर्ट तरीका क्या है, इस RX के बॉन्ड को तोड़िए, यहां पर क्या बनाइए, रेडिकल। सिमिलरली इस RX को तोड़िए, यहां पर क्या बनाइए, रेडिकल। अब हमें क्या करना है, इन दोनों रेडिकल के बीच में बॉन्ड क्रिएट कर देना है। तो यहां पर कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल यहां पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन। और ये फर्स्ट कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, एक 6 कार्बन के साथ यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। तो आपको एक यहां पर 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो ये दोनों रेडिकल हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और इसमें एक 6 मेंबर्ड रिंग यहां पर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सिमिलर तरीका, यहां पर भी आपको डाइहैलाइड सिस्टम दिख रहा है। क्या करेंगे, इस RX के बॉन्ड को ब्रेक करिए, रेडिकल बनाइए, इस RX के बॉन्ड को ब्रेक करिए, रेडिकल बनाइए। तो यहां पर आपको इस तरीके से रेडिकल क्रिएट होता हुआ दिखेगा और इन दोनों रेडिकल को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़कर एक बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। तो ये दोनों जब आपस में जुड़ेगा तो यहां पर एक एल्कीन सिस्टम आपको क्रिएट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये दोनों रेडिकल कौन से पोजीशन पे, एडजेसेंट पोजीशन पे, दैट इज 1-2 पोजीशन पे। और अगर 1-2 पोजीशन पे रेडिकल होगा तो साइक्लाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। अगर ये 1-3 पर होता तो आपका साइक्लाइजेशन हो पाता। तो अगर 1-2 पे आपको रेडिकल क्रिएट होता हुआ दिखेगा तो उससे आपका एक एल्कीन सिस्टम यहां पर क्रिएट होता हुआ दिखेगा। क्लियर। तो इस एग्जांपल को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। मान लीजिए अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया, सिमिलर तरीका बहुत इजी है, इस RX बॉन्ड को तोड़िए, यहां पर रेडिकल बनाइए, इस RX बॉन्ड को तोड़िए, यहां पर रेडिकल बनाइए। तो यहां पर आपको इस तरीके से रेडिकल क्रिएट होता हुआ दिखेगा और इन दोनों रेडिकल को आपस में हमें जोड़कर एक बॉन्ड क्रिएट कर देना है। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से मिलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, इसको ध्यान रखिएगा। सिंपल तरीका, अगेन हम क्या करते हैं, RX के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, रेडिकल बनाते हैं,
RX के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, रेडिकल बनाते हैं। तो यहां पर एक रेडिकल आपको इस तरीके से क्रिएट होता हुआ दिखता, और इसमें हम क्या करते थे, इन दोनों रेडिकल को मिला के बॉन्ड बना देते थे। तो मान लीजिए सपोज एक स्ट्रक्चर तो मैं ये बना रहा हूं कि इन दोनों रेडिकल को मिला के मैंने एक बॉन्ड क्रिएट कर दिया। अब यहां पर आप एक और चीज सोच सकते हो कि अगर आप यहां देखोगे तो डबल सिंगल रेडिकल, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? हाँ है। डबल सिंगल रेडिकल, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? हाँ है। तो मान लीजिए अगर मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते थे? ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को हम आगे शिफ्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, ये दोनों मिलके यहां पर बॉन्ड क्रिएट कर देगा, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आपका इस साइड रह जाएगा। इसी तरीके से इसका हम RS बनाते थे। तो इसका RS मुझे एक ऐसा भी क्रिएट होता हुआ दिखेगा। और अब आप देखोगे तो ये दोनों रेडिकल कहां पर आ गए? एडजेसेंट पोजीशन पर आ गए। और अगर मैं अब इनके बीच में बॉन्ड बनाऊंगा तो मेरा प्रोडक्ट ये बनेगा, और ये प्रोडक्ट कैसा बन रहा है? एरोमेटिक बन रहा है। ये प्रोडक्ट एरोमेटिक नहीं था, बट दिस स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक इन नेचर। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट, वो आपका बेंजीन बनता है, ना कि ये स्ट्रक्चर जो हमने यहां पर क्रिएट किया। इसलिए इस एग्जांपल को हमें ध्यान रखना होता है कि रेजोनेंस के बाद भी इस तरीके से हम रेडिकल्स को आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर वहां पर एरोमेटिसिटी गेन हो रहा होगा तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, दिस इज अनदर डिफरेंट एग्जाम्पल, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सिमिलर तरीका अगर मैं अप्रोच करूं तो हम क्या करेंगे, इस RX के बॉन्ड को तोड़ के रेडिकल बनाते हैं, इस RX के बॉन्ड को तोड़ के रेडिकल बनाते हैं। तो यहां पर रेडिकल इस तरीके से क्रिएट हुआ। अगेन हम क्या करते हैं, इन दो रेडिकल को आपस में रिएक्ट करवा के एक बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा के बॉन्ड क्रिएट किया, ये स्ट्रक्चर आपको अगर ध्यान हो, साइक्लोब्यूटाडाइईन, ये कैसा बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक। और अगर स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक बन रहा है, इसका मतलब हाईली अनस्टेबल बन रहा है, तो ये आपस में कंबाइन करके इस फॉर्म में जाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर ये इस फॉर्म में जाने की कोशिश नहीं करेगा, मतलब इंट्रामोलिकुलरली रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, तो इसके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है? इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल इसका क्रिएट होगा जिसमें यहां पर रेडिकल जनरेट होगा। अब यहां पर हम इंटरमोलिकुलर इन दोनों को रिएक्ट करवा के इनके बीच में बॉन्ड क्रिएट करके हमारा फाइनल प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहां पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगा। तो मैंने एक और ऐसा सिमिलर रेडिकल बनाया और इनके बीच में अब क्या क्रिएट कर दीजिए? बॉन्ड। ये दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना देंगे, ये दोनों आपस में मिलकर यहां पे बॉन्ड बना देंगे। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा इस केस में, वो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा विच इज नॉट एंटी एरोमेटिक। ये आपका एंटी एरोमेटिक नहीं है, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका ये प्रोडक्ट फेवरेबल होता है, एंड दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सपोज अगर मैं आपसे ये पूछूं इस क्वेश्चन में कि यहां पर कौन सा प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन नहीं होगा, क्या इसमें दो डिफरेंट एल्काइल हेड हमने लिया? हाँ, अगर दो डिफरेंट एल्काइल हेड हम लेते हैं तो हमने देखा था मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। तो आपको इसीलिए इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं एंड कौन से प्रोडक्ट यहां पर ऑब्टेन नहीं होंगे। हमारा तरीका क्या था? तरीका भाई सिंपल है, बॉन्ड को तोड़कर क्या बनाइए? रेडिकल। बॉन्ड को तोड़कर क्या बनाइए? रेडिकल। तो यहां पर हम दो डिफरेंट रेडिकल क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां पर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे सोच सकते हो? ये जो रेडिकल बना, ये सिमिलरली खुद के ऐसे ही रेडिकल से कंबाइन करके प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है। और अगर ये खुद के ही ऐसे रेडिकल से कंबाइन करके प्रोडक्ट क्रिएट करेगा, तो यहां पर हमें एक प्रोडक्ट तो कौन सा ऑब्टेन होगा? 4 कार्बन का, विच मींस हमें N ब्यूटेन ऑब्टेन होगा। क्लियर? अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर ये खुद के साथ कंबाइन करके यहां पर क्या कर सकता है? एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है। तो हमें यहां पर कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा? एक 6 कार्बन सिस्टम, मतलब हमें हेक्सेन भी ऑब्टेन होगा। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि अगर ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए तो फिर कितने कार्बन का सिस्टम क्रिएट होगा? एक 5 कार्बन का सिस्टम, मतलब मुझे पेंटेन भी ऑब्टेन होगा। क्लियर? विच मीन्स इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में यहां पर अगर मैं दो डिफरेंट एल्काइल हेड को ले रहा हूं तो कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा? ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन जो यहां पर लिखा है ये हमें ऑब्टेन नहीं होगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था? विच इज नॉट ऑब्टेन, तो आइसोब्यूटेन विल बी आवर आंसर, क्योंकि ये हमें यहां पर ऑब्टेन नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको हम अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। वुड्स रिएक्शन में एक और जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपको ऐसे देता है, Which of the following compounds is not suitable to obtain from Woods reaction? Woods reaction मेथड से इनमें से आप किसको
इट इज नॉट सुटेबल टू ऑब्टेन। आप प्रिपेयर तो भले ही कर सको, लेकिन वो सुटेबल मेथड नहीं है वुड्स रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर करने का। तो अगर मैं इन चारों ऑप्शंस के बारे में देखूं और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचूं, इथेन का जब हम स्ट्रक्चर बोलते हैं वो ये है, ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, हेक्सेन का जो स्ट्रक्चर है 6 मेंबर्ड स्ट्रेट चेन, एंड आइसोब्यूटेन ये स्ट्रक्चर होता है। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि आइसोब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। हमने एक नोट लिखा था, कौन सा नोट? वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। उसी लॉजिक को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इनमें से कौन सा अनसिमेट्रिकल है? अगर मैं पहले की बात करूं, अगर आप इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आपको कैसा दिखेगा? सिमेट्रिकल। अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं और यहां से बॉन्ड ब्रेक करता हुआ देखूं तो ये मुझे कैसा दिखेगा? सिमेट्रिकल। अगर मैं हेक्सेन की बात करूं और इस बॉन्ड को यहां पर बीच से ब्रेक करता हुआ देखूं तो ये भी मुझे कैसा दिखेगा? सिमेट्रिकल। लेकिन अगर आप आइसोब्यूटेन की बात करो, इस बॉन्ड को आप कहीं से भी ब्रेक करो, आपको ये सिमेट्रिकल ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करने की कोशिश करूं, ये दोनों साइड आपको देख सकते हो कि ये दोनों सेम नहीं है। अगर मैं यहां से भी करूं या यहां से भी करूं तो ये आपको सेम नहीं दिखेंगे, विच मीन्स आइसोब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है इट इज अनसिमेट्रिकल। एंड वुड्स के अकॉर्डिंग जो हम कंसेप्ट डेवलप कर चुके हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्केन को हम इजीली वुड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है? इनमें से कौन सा सुटेबल नहीं है? तो हमारा आंसर इस केस में कौन सा होगा? आइसोब्यूटेन। क्लियर?